सुबह का वक्त था। आसमान में लालिमा बिखरी थी। दामोदर दास जी रोजाना की तरह हल्की फुल्की सैर करके घर को लौट रहे थे। उनकी सांसें अभी थोड़ी तेज थीं। घर लौटकर उन्होंने हमेशा की तरह दरवाजे के पास देखा, लेकिन आज अखबार वहाँ नहीं था। फिर अंदर आते हुए आवाज़ लगाई, प्रिया बेटा ज़रा पानी दे देना, और हाँ अखबार भी। अंदर रसोई से बर्तनों की आवाज़ आनी बंद हो गई। प्रिया ने साड़ी का पल्लू कमर में खोसते हुए किचन से बाहर कदम रखा। उसका चेहरा गुस्से और थकान के मिश्रण से लाल हो रहा था। वो तीखी आवाज़ में चिल्लाने लगी, एक तो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, खाना बनाओ, घर संभालो, और अब इनके लिए अखबार भी ढूंढो। खुद भी कुछ कर सकते हैं या नहीं? दामोदर दास जी ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर नज़रें झुकाकर अपने जूतों के फीते खोलने लगे। उनकी चुप्पी ने प्रिया को और भड़का दिया था। चुप हो गए, बोलते क्यों नहीं? बाहर से ही अंदर आ रहे हैं ना आप, तो क्या अखबार उठाकर नहीं ला सकते थे? वो बेटी मैंने आंगन में देखा था, अखबार बाहर तो नहीं थी। मुझे लगा शायद तुम में से कोई अंदर लेकर आया होगा पढ़ने के लिए, इसलिए पूछ बैठा। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है जो सुबह सुबह घूम फिर कर आएँ और इत्मीनान से अखबार पढ़ने बैठ जाएं। काम धंधा है सबके पास, आपकी तरह सारा दिन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं हम। अभी प्रिया चिल्ला रही थी कि उसी समय उसका पति और दामोदर दास जी का इकलौता बेटा सौरभ, जो अभी अभी शेविंग का झाग साफ कर रहा था, बाहर आते हुए बोला, अरे प्रिया क्यों सुबह सुबह घर सर पर उठा रखा है? दे दो ना उन्हें अखबार और पानी, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई थी? प्रिया माथे पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, सुबह सुबह इतना काम सिर पर पड़ा है, ऊपर से इसी समय आपके बाबूजी बांग देने लगते हैं। पहले पानी लाओ, फिर अखबार लाओ, उसके बाद चाय बनाओ। क्या मैं नौकरानी हूँ? इतनी परवाह है तो खुद ही क्यों नहीं कर देते? ये एक काम करो ना, 2-4 नौकर रख लो इस घर में तुम्हारे बाबूजी की सेवा करने के लिए। सौरभ थोड़ा झेपते हुए बोला, नौकर रख लूँ? बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे मेरे पास खजाने की चाबी हो। मेरी सैलरी में घर चल रहा है, वही बहुत है। प्रिया ने चाय की ट्रे ज़मीन पर पटकी और तुरंत पलटवार किया, तो फिर अपने पिताजी से कहो कि कुछ काम धाम करें, हमें भी थोड़ा सुख नसीब होना चाहिए। पड़ोस के शर्मा जी को देखो, 70 साल की उम्र में भी कितने चुस्त दुरुस्त हैं। ज़िंदगी भर सरकारी नौकरी की, बच्चों के लिए पैसा जोड़ा, और अब हर महीने 70 की पेंशन ले रहे हैं। शहर के पोश इलाके में इतना आलीशान मकान बनवा कर दे रहे हैं अपने बच्चों को। पिछले हफ्ते तो नई गाड़ी भी खरीदी, और एक आपके पिताजी हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर बस कुर्सी तोड़ो, अखबार पढ़ो और चाय की फरमाइशें करो। प्रिया की आवाज़ में तंज था और हर शब्द दामोदर दास जी के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। ये पहली बार नहीं था जब प्रिया ने अपने शब्दों से दामोदर दास जी के आत्मसम्मान को ज़मीन पर पटक दिया हो। हाँ, तंज का अंदाज, शब्दों की धार और आवाज़ का तीखापन बढ़ ज़रूर गया था। दामोदर दास जी की स्थिति अब ऐसी हो गई थी जैसे घर में एक पुराना फर्नीचर जो ज़रूरत का नहीं रहा, पर घर वाले उसे हटा भी नहीं सकते। सौरभ भी वहीं खड़ा था, सिर झुकाए, न विरोध न समर्थन, सिर्फ एक चुप्पी। दामोदर दास जी ने एक क्षण को अपने बेटे की ओर देखा, एक नज़र जिसमें सवाल भी था और उम्मीद भी, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी पत्नी की बातों को नकारता भी नहीं और पिता के दर्द को स्वीकारता भी नहीं, और ये बात दामोदर दास जी के दिल में चुभन पैदा कर देती थी। क्या उसकी ज़िंदगी में पिता कोई मायने ही नहीं रखते? इसी शोर में प्रिया और सौरभ का बेटा और दामोदर दास जी का पोता बंटी थोड़ा डर सा गया था। पूरी यूनिफॉर्म पहने बिना ही वो कमरे से बाहर आ गया। माँ की आवाज़ें इतनी तेज थी कि वह अंदर तक शहर उठा था। वह चुपचाप खड़ा था, डरा हुआ और हैरान। उसकी मासूम आँखें उस दृश्य को ऐसे देख रही थीं जैसे वो कोई युद्ध देख रहा हो, जिसमें एक पक्ष चिल्ला रहा था, दूसरा सहन कर रहा था और तीसरा खामोश होकर तमाशा देख रहा था, और उसे नहीं पता था कि वह खुद किस पक्ष में है। दामोदर दास जी बिना कोई गिला शिकवा किए अपने कमरे में चले गए। कमरे के कोने में वही पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर कभी उन्होंने अपने बेटे को गोदी में बिठाकर कहानियाँ सुनाई थी। आज वही कुर्सी
उनके गुमसुम अकेलेपन की साथी बन चुकी थी। कभी वह दिन भी हुआ करते थे जब ये घर हंसी और अपनेपन से भरपूर हुआ करता था। अब तो हर सुबह उनके लिए एक नया अपमान लेकर आती थी। प्रिया ने बंटी को घुड़की दी। चलो यूनिफॉर्म ठीक करो, हर चीज़ में झांकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में बेटा बंटी स्कूल चला गया और सौरभ भी रोज की तरह नाश्ता करके फाइलें समेटकर मोबाइल की स्क्रीन पर झुके झुके ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे रह गए सिर्फ दो लोग, एक प्रिया और एक वह इंसान जो इस घर की नींव था, लेकिन अब एक गुमनाम किराएदार की तरह रह रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे रस्म निभाई जाती है, वैसे ही प्रिया ने एक प्लेट में नाश्ता थमाया और चुपचाप निकलती बनी। दामोदर दास जी ने कुछ भी नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद बस यूं ही न जाने कितनी देर कुर्सी पर बैठे रहे। शाम के समय उन्होंने अपनी लाठी उठाई और रोजाना की तरह थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल गए। जब वापस घर पहुंचे तो आंगन में बंटी, उनका 8 साल का पोता, जैसे उनके इंतज़ार में ही बैठा था। दामोदर दास जी ने अभी चप्पलें उतारी ही थी कि बंटी दौड़ता हुआ आया और चहकते हुए बोला, दादाजी, दादाजी, कल आपको मेरे साथ स्कूल चलना है। दामोदर दास जी ने थके हुए कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल क्यों जाऊंगा? बच्चों के स्कूल में तो मम्मी पापा जाते हैं ना। अपनी मम्मी से कहो, वो चली जाएंगी। उनकी आवाज़ में थकान थी और चेहरा अब भी सुबह की उदासी से भरा हुआ था। मगर बंटी कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी छोटी सी हथेली से दादाजी का हाथ पकड़ा और जिद भरी आवाज़ में बोला, नहीं दादाजी, टीचर ने आपको ही बुलाया है, आपको मेरे साथ जाना ही होगा। दामोदर दास जी ने एक नज़र सौरभ और प्रिया की तरफ डाली, जो अब ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बंटी अचानक ऐसा क्यों कह रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, कल सुबह देखेंगे। उन्होंने बात टालनी चाही, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही बंटी ने फिर वही रट लगानी शुरू कर दी। मुझे तो दादू को ही लेकर जाना है, दादू को बुलाया है टीचर ने। आधी अधूरी यूनिफॉर्म में वो इधर उधर दौड़ रहा था, चिल्लाते हुए, दादू जल्दी तैयार हो जाओ। प्रिया जो किचन में उसका टिफ़िन तैयार कर रही थी, झुंझलाते हुए कहा, ये क्या नई जिद पकड़ ली है बंटी? दादाजी स्कूल क्यों जाएंगे? मैं हूँ ना, टीचर ने बुलाया है तो मैं आ जाऊँगी स्कूल। मगर बंटी ने सिर हिलाया और बोला, नहीं मम्मी, टीचर ने दादाजी को ही बुलाया है। सौरभ ने धीरे से उसे पास बैठाया और प्यार से पूछा, बंटी बेटा, बताओ तो सही, क्यों दादाजी को लेकर जाना है? मम्मी या मैं भी तो चल सकते हैं ना। बंटी ने मासूमियत से कहा, पापा, आज हमारे स्कूल में एक्सचेंज एक्टिविटी है। एक्सचेंज एक्टिविटी का ये क्या भला है? पास बैठी प्रिया ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ मम्मी, बंटी थोड़ा चिढ़ गया, आपको इतना भी नहीं पता? मैम ने कहा है कि घर से कुछ ऐसा लेकर आना है जिसे हम किसी और से एक्सचेंज कर सकें। सौरभ मुस्कुराकर बोला, तो बेटा कोई पुराना खिलौना ले जाओ जो तुम्हारे काम का ना हो, जिससे अब खेलते नहीं हो। उसके बदले तुम्हारी टीचर किसी दूसरे बच्चे का खिलौना या कोई और चीज़ दे देंगी। बंटी ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, नहीं पापा, मैं तो अपने सभी खिलौनों से खेलता हूँ। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ लेकर जानी है जो घर में किसी काम की नहीं है, जो फालतू है, यानी कि यूज़लेस। इसलिए मैं दादू को लेकर जा रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। बंटी ने बड़ी मासूम आंखों से कहा, मैम ने कहा था अगर एक इंसान के लिए कुछ यूज़लेस है तो वह किसी और के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। और कल मम्मी ही तो कह रही थी कि दादाजी किसी काम के नहीं, हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं है, शायद किसी और को हो। सौरभ की आंखें झुक गईं। प्रिया जो अब तक बंटी की बातों को हल्के में ले रही थी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दामोदर दास जी वहीं खड़े थे, बंटी के पीछे। उस पल उनके दिल पर क्या गुजरी ये कोई नहीं जानता, पर उनकी आंखें बता रही थी कि इन बातों ने उनके दिल को भीतर तक जख्म दिए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना बंटी को टोका, ना प्रिया से कोई शिकायत की, बस पलटकर अपने कमरे में चले गए। प्रिया और सौरभ ने जैसे तैसे बंटी को समझा बुझाकर स्कूल भेज दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ सब कुछ सामान हो गया। हाँ, प्रिया और सौरभ अपने बेटे द्वारा कही गई बातें दोहराकर हंस जरूर रहे थे। कमरे के भीतर दामोदर दास जी को सब सुनाई दे रहा था। आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। कुर्सी पर बैठे बैठे दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देखने लगे।
एक धुंधली सी तस्वीर जिसमें 3 चेहरे थे, वो खुद, उनकी पत्नी लक्ष्मी और बीच में खड़ा नन्हा सा सौरभ। यही घर था जो उन्होंने और लक्ष्मी ने मिलकर बनाया था, जहां उनकी पत्नी लक्ष्मी की हंसी से घर की दीवारें गूंजती थीं और सौरभ की किलकारियों जैसे उनके जीवन का संगीत थीं। उस वक्त बहुत कुछ नहीं था, ना बड़े टीवी, ना चमकते फर्श, ना एसी की ठंडी हवा, लेकिन जो था उसमें अपनापन था, गर्माहट थी। तब सौरभ उनका इकलौता बेटा, उनकी दुनिया था। उसके लिए उन्होंने कितने ही समझौते किए, कितने ही सपने कुर्बान किए। सौरभ उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं, उनकी ज़िंदगी का मकसद था। दामोदर दास जी की ज़िंदगी का हर दिन उस छोटी सी किराने की दुकान के इर्द गिर्द घूमता था, जो उन्होंने मोहल्ले की तंग गली में शुरू की थी। सुबह से लेकर देर रात तक वह दुकान पर खड़े रहते, ग्राहकों से हंसी मजाक, हिसाब किताब और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल। लक्ष्मी घर संभालती और दामोदर दुकान। दोनों का एक ही सपना था, सौरभ को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। सौरभ की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उसकी स्कूल फीस, किताबें, ट्यूशन, सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत से पूरा किया था। रात को जब दुकान बंद होती तो दामोदर और लक्ष्मी बैठकर सौरभ के भविष्य के सपने बुनते, मगर ज़िंदगी ने उनके सपनों को एक झटके में छीन लिया। लक्ष्मी की अचानक बीमारी ने घर की सारी खुशहाली निगल ली। अस्पताल के बिल, दवाइयाँ और आखिर में लक्ष्मी का जाना। दामोदर दास जी टूट गए, मगर सौरभ के लिए उन्होंने खुद को संभाला। दुकान अब भी चल रही थी और सौरभ कॉलेज पूरा कर चुका था। दामोदर दास जी को यकीन था कि उनका बेटा बड़ा आदमी बनेगा। फिर आया वह दिन जब सौरभ ने उनके सामने एक ऐसी बात रखी जिसने उनकी दुनिया हिला दी। सौरभ एक स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहा था। पापा, मुझे लाखों रुपए चाहिए, सौरभ ने कहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मगर मैंने ये बिजनेस शुरू कर लिया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। दामोदर दास जी ने अपने बेटे की आंखों में वही सपना देखा जो कभी उन्होंने और लक्ष्मी ने देखा था। कुछ पाने की जिद दिखाई थी उन्हें अपने बेटे की आंखों में, और उसके कहने पर ही उन्होंने अपनी दुकान, जो उनकी ज़िंदगी की नींव थी, उसे गिरवी रख दिया। लाखों रुपए का कर्ज लिया और सारा पैसा सौरभ को दे दिया। बेटा, भगवान करे तुझे जीवन में अपार सफलता मिले, उन्होंने कहा था। मगर उनके दिल में एक अनजाना डर भी था। सौरभ का स्टार्टअप शुरू तो हुआ, मगर जल्द ही डूब गया। गलत फैसले, अनुभव की कमी और बाजार की मंदी ने सब कुछ तबाह कर दिया। कर्ज बढ़ता गया और ब्याज का बोझ दामोदर दास जी के कंधों पर लद गया। सौरभ ने ना तो कर्ज चुकाने की कोशिश की और ना ही अपने पिता की हालत समझने की। दामोदर दास जी दिन रात मेहनत करते, मगर कर्ज का पहाड़ कम होने का नाम नहीं लेता था। ब्याज ने मूलधन को निगल लिया था और जिस दुकान में एक ज़माने में उधारी देने वाले रजिस्टर भरे रहते थे, वह अब खुद उधारी में जाने को तैयार थी। आखिरकार एक दिन साहूकार ने कहा, अब या तो पैसा दीजिए या दुकान छोड़िए। और उस दिन दामोदर दास जी ने चुपचाप चाबी साहूकार के हाथ में रख दी। दामोदर दास जी खाली हाथ रह गए, ना दुकान, ना पैसा, ना इज्जत। सौरभ ने बाद में एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली। बाद में उसे नौकरी में तरक्की भी मिल गई। दामोदर दास जी ने कभी शिकायत नहीं की। वह दुकान सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी, उनकी ज़िंदगी थी, उनकी बरसों की मेहनत थी। फिर भी उन्होंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, और जिस बेटे के लिए उन्होंने खुद को मिटा दिया था, आज उसी बेटे की ओर उसकी पत्नी की नज़रों में वह बेकार हो गए थे। फालतू, नाकारा, ना जाने क्या क्या कहकर बुलाती थी उनकी बहू। दामोदर दास जी को सोच सोचकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके सीने पर पत्थर रखकर कुचल रहा हो। आज तक तो जैसे तैसे इस घर में अपना जीवन बिता लिया था। प्रिया के तानों को, सौरभ की उदासीनता को और अपनी उपेक्षा को उन्होंने चुपचाप सह लिया था, मगर और नहीं। अब उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी और वह चोट अब बर्दाश्त से बाहर थी। वो नहीं चाहते थे दया, बस इज्जत चाहिए थी। पर घर की चार दीवारी में अब वह बची नहीं थी। उनके मन में एक ठोस फैसला जन्म ले रहा था, वह इस घर में और नहीं रहेंगे। दोपहर का समय था। प्रिया अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा में आराम कर रही थी। बंटी पड़ोसन के बच्चे के साथ खेलने गया था और सौरभ ऑफिस में था। घर में सन्नाटा पसरा था। दामोदर दास जी ने धीरे से अपनी अलमारी खोली।
एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें 2-3 जोड़ी कपड़े के साथ ज़रूरत का सामान रखना शुरू किया। मगर एक मुश्किल थी, पैसे। उनकी जेब खाली थी। अलमारी खोलकर देखी, 50-50 के 2 नोटों के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी नज़र घर के कोने में बने छोटे से मंदिर पर पड़ी। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने एक छोटा सा डिब्बा रखा था, जिसमें भगवान को चढ़ाए 5 और 10 के नोट रखे थे। दामोदर दास जी ने एक पल को झिझक महसूस की। ये भगवान का पैसा है, उनके मन में ख्याल आया। फिर उन्होंने खुद को समझाया, जो भगवान मुझे इस घर में अपमानित होते देख रहा है, वह शायद मुझे माफ़ कर देगा। उन्होंने धीरे से डब्बा खोला और नोट निकालने शुरू किए। 5, 10, 20 धीरे धीरे गिनते हुए उनके हाथ में करीब 1000 आ गए। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा, हाथ जोड़े और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना प्रभु, मैंने हमेशा तुम्हारा भरोसा रखा। बस अब इतना साथ देना कि मैं बाकी की ज़िंदगी इज्जत से जी सकूं। उन्होंने मंदिर में माथा टेका, अपना बैग कंधे पर डाला और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। बाहर की हवा ठंडी थी और सूरज ढल रहा था। जाना कहाँ है, ये उन्हें नहीं पता था। बस इतना ज़रूर जानते थे कि अब वे इस घर में और नहीं रह सकते, जहाँ उनकी इज्जत को हर रोज़ कुचला जाता था। वह मोहल्ले की गली से गुजरे जहाँ कभी उनकी दुकान हुआ करती थी। अब वहाँ एक चमचमाती बेकरी थी, जिसके शीशे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वीट डिलाइट्स। एक पल को उनके कदम रुक गए। उनकी आंखें उस जगह को तलाश कर रही थीं जहाँ कभी उनका तख्ता हुआ करता था, जहाँ वह पूरे रो के साथ बैठते थे। मगर अब वो जगह किसी और की थी। उनके दिल में एक टीस उठी, मगर साथ ही एक अजीब सा जोश भी। नहीं, उन्होंने मन ही मन कहा, मैं अभी हारा नहीं हूँ। वह आगे बढ़े, बिना ये जाने कि रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा। काफ़ी देर चलते चलते जब उनके पैर थकने लगे, वह एक पार्क के पास पहुँचे। पार्क के घास पर सूरज की आखिरी किरणें बिखरी थीं। पार्क में एक खाली बेंच देखी और चुपचाप जाकर बैठ गए। देखा तो सामने कुछ बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे। कोई झूले पर झूल रहा था तो दूसरी ओर कुछ बच्चे पिट्ठू खेल रहे थे। उनकी बाल सुलभ हंसी और मासूम शरारतें देखकर दामोदर दास जी को हंसी आ गई। फिर उन मासूम चेहरों को देखकर अनायास ही अतीत की स्मृतियों की खिड़की खुल गई। अपने बेटे सौरभ का बचपन उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। छोटे छोटे हाथों से पतंग पकड़ने की जिद करना, उनके कंधों पर बैठकर सवारी करना, रबर की गेंद से क्रिकेट खेलना, दुकान के काउंटर पर रखे टॉफ़ी चॉकलेट चुपके से उठाकर भाग जाना। सोचते सोचते उनकी आंखें छल छला उठीं। रात गहराने लगी थी। पार्क में बच्चे धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए और सन्नाटा पसर गया। दामोदर दास जी उसी बेंच पर लेट गए। इधर जब सौरभ रात को घर लौटा तो जैसे ही दरवाज़ा खोला, बंटी भागता हुआ उनके पास आया। पापा, दादू कहीं चले गए हैं। सौरभ चौंक गया। क्या, कब, किसके साथ? सौरभ तुरंत अंदर भागा। कमरे की हालत वैसी ही थी, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। प्रिया, पिताजी कहाँ हैं? उसने तेज आवाज़ में पत्नी को पुकारा। प्रिया कमरे से निकलते हुए बोली, मुझे क्या पता, जब मैं शाम को सोकर उठी उससे पहले ही वह जा चुके थे। कहाँ गए, क्यों गए, मुझे नहीं मालूम। सौरभ का माथा ठनका। तो तुमने ढूंढा भी नहीं? प्रिया ने कंधे उचका दिए और फिर एक बेरुखी भरे लहजे में बोली, अरे ज़्यादा टेंशन मत लो, आ जाएंगे अपने आप। वैसे भी कौन सा खजाना था उनके पास? ना तो लाखों की पेंशन आती थी उनकी और ना ही कोई ज़रूरत थी उनकी। उसकी बातें सुनकर सौरभ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। रात गहराने लगी। पार्क में सन्नाटा पसर गया। जिस बेंच पर दामोदर जी लेटे थे उसकी सतह सख्त और ठंडी थी। लकड़ी के खुरदुरे किनारे उनकी पीठ में चुभ रहे थे। लेटना आसान नहीं था, मगर थकान ने उन्हें मजबूर कर दिया था। वह किसी तरह बेंच पर लेट गए, सिर के नीचे बैग को तकिया बनाकर। कुछ देर बाद थकान की गहराई में उनकी आंखें बोझिल होने लगी और नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। मगर नींद अभी पूरी तरह से हावी भी नहीं हुई थी कि मच्छरों का हमला शुरू हो गया। उनके चेहरे, हाथों और गर्दन पर मच्छर भिनभिनाने लगे। जहाँ मौका मिलता काट लेते। दामोदर दास जी ने झुंझलाकर हाथ हिलाए, मच्छरों को भगाने की कोशिश की, मगर वे और जिद्दी होकर लौट आते। आखिरकार उन्होंने बैग से एक पुरानी चादर निकाली, मच्छरों को हवा में उड़ाया और चादर को अपने ऊपर डालकर फिर से लेट गए। नींद अब धीरे धीरे लौट रही थी, मगर ये सुकून भी ज़्यादा देर तक नहीं टिका।
अचानक एक कड़क आवाज़ ने उनकी नींद तोड़ दी। ए बाबूजी उठो, यहाँ रात को सोना मना है। पार्क का चौकीदार, एक लंबा चौड़ा आदमी, लाठी टकटकाता हुआ उनके पास खड़ा था। उसकी आवाज़ में शक्ति थी मगर आंखों में हल्की सी सहानुभूति थी भी। पार्क रात को बंद हो जाता है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। दामोदर दास जी ने धीरे से आंखें खोली। चौकीदार की टॉर्च की रोशनी उनकी आंखों में चुभ रही थी। उन्होंने चादर समेटी, बैग उठाया और बिना कुछ कहे बेंच से उठ गए। कहाँ जाऊं? उनके मन में सवाल उठा, मगर उन्होंने चौकीदार से कुछ नहीं कहा। उनके कदम भारी थे और दिल और भी भारी। वो पार्क से बाहर निकल आए, जहाँ रात का सन्नाटा और गहरा था, और गेट के पास ही लेटकर जैसे तैसे रात गुजारी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को गुलाबी रंग से रंगा, दामोदर दास जी ने फिर से हिम्मत बटोरी, अपना बैग उठाया और फिर से निकल पड़े। पार्क के ठीक बाहर एक पुरानी चाय की टपरी थी, जहाँ सुबह सुबह कुछ लोग चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे थे। चाय वाला, एक अधेड़ उम्र का आदमी, बड़े प्यार से आसपास खड़े लोगों को चाय बनाकर पिला रहा था। दामोदर दास जी को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, अरे बाबूजी आइए, लो चाय पी लो, गर्मा गर्म बनाई है। दामोदर दास जी ने हल्की सी मुस्कान दी और चाय का गिलास थाम लिया। वह टपरी के किनारे बैठ गए। पास में पड़ा अखबार उनकी नज़रों में आया। उन्होंने उसे उठाया, मगर अखबार के स्पर्श ने उनके दिल में एक कड़वी याद जगा दी। कल सुबह जब उन्होंने अखबार मांगा था तो प्रिया ने कैसे घर में तूफान खड़ा कर दिया था। फालतू नकारा उसके शब्द उनके कानों में फिर से हथौड़े की तरह बजने लगे थे। तभी उनकी नज़र अखबार में एक छोटे से कॉलम पर पड़ी। लिखा ही कुछ ऐसा था कि वह पढ़कर हक्के बक्के रह गए। किराए पर पिता चाहिए, उम्र 65 से 70 वर्ष के बीच, जल्द से जल्द इस नंबर पर संपर्क करें। दामोदर दास जी का हाथ रुक गया। पहले तो उनके होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। किराए पर पिता, उन्होंने मन ही मन सोचा, ये दुनिया अब पागलपन की हद तक पहुंच गई है। चाय वाले ने उनकी हंसी देखकर पूछा, क्या बात है बाबूजी, अखबार में कोई चुटकुला पढ़ लिया क्या? दामोदर दास जी ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, अरे नहीं भाई, कोई किराए पर बाप ढूंढ रहा है। ये कैसी बकवास है? चाय वाले ने कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी, आजकल सब बिकता है, रिश्ते नाते सब कुछ। वो फिर चाय बनाने में जुट गया। दामोदर दास जी का मन अब उस विज्ञापन में उलझ गया था। चाय की चुस्की लेते लेते वह सोच में पड़ गए। किराए पर पिता, ये विचार जो पहले पागलपन लग रहा था, अब उनके दिमाग में गहरे उतर रहा था। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट पिया और काफ़ी देर उस विज्ञापन में लिखे शब्दों को घूरते रहे। फिर चुपचाप जेब से रुमाल निकाला, माथे का पसीना पोंछा और बोले, बेटा एक बार अपना फ़ोन देना ज़रा। चाय वाला थोड़ी हैरानी से बोला, हाँ बाबूजी, लीजिए। उन्होंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया। दिल की धड़कन जैसे किसी अनसुने मोड़ पर खड़ी थी। कुछ सेकंड की घंटी के बाद कॉल उठाया गया। हेलो, एक युवक की आवाज़ थी। हेलो बेटा, मैंने आज अखबार में आपका विज्ञापन देखा। आपने अपने पिता की ज़रूरत बताई है। थोड़ी देर खामोशी छाई, फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी हाँ, आप कौन? नाम है दामोदर दास, उम्र 68 साल। अभी नाकारा तो नहीं हुआ हूँ, बस घर में बेकार करार दे दिया गया हूँ। कुछ सेकंड तक फ़ोन के उस पार खामोशी रही। फिर लड़के की आवाज़ में थोड़ा सुकून घुला, आप आ सकते हैं अंकल, हम बात कर सकते हैं आमने सामने। पता बताओ बेटा, अभी निकल पड़ता हूँ। दीपक ने फरीदाबाद का पता बताया। वो दामोदर जी के शहर पलवल के पास ही के था। दूरी करीब 1 घंटे की थी। दामोदर दास जी ने आसमान की तरफ देखा, भगवान को याद करके हाथ जोड़े, फिर उठे और उस बस स्टैंड की ओर चल पड़े। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए दामोदर दास को वह सब याद आ रहा था जिसे वे पीछे छोड़कर आए थे। अपना घर, बेटा, बहू और मासूम सा पोता। लेकिन अब उन्होंने अपने मन को समझाते हुए आगे बढ़ने का सोच लिया था। 1 घंटे बाद बस फरीदाबाद के शहर के बस अड्डे पर रुकी। दामोदर दास जी ने बैग उठाया और बाहर निकले। दीपक पहले से ही वहाँ खड़ा था, नीली शर्ट, काले ट्राउज़र में, हाथ में एक गुलाबी फाइल और आंखों में एक उम्मीद। अंकल, दीपक ने झिझकते हुए पूछा। हाँ बेटा, मैं दामोदर दास। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा। एक वो था जिसे बेटे की ज़रूरत थी, एक वो था जिसे बाप की। दीपक ने उन्हें पास के एक कैफ़े में बिठाया। बातचीत शुरू हुई।
अंकल, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दामोदर दास जी ने गहरी नज़रों से दीपक को देखा और बोले, बेटा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर ये किराए पर पिता वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। साफ साफ बताओ, क्या माजरा है। दीपक ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। अंकल, मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही एक हादसे में चले गए थे। मैं अनाथालय में पला बड़ा हूँ, स्कॉलरशिप से पढ़ाई की और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता हूँ। तनख्वाह भी अच्छी है, ज़िंदगी सेट है। मगर उसकी आवाज़ में एक रुकावट आई, मगर मेरे पास परिवार नहीं है। दामोदर दास जी की आंखें सिकुड़ गईं। तो ये विज्ञापन क्यों बेटा? दीपक ने नज़रें झुकाईं और बोला, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम राधिका है। हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर राधिका के पिता, जो फौज से रिटायर्ड कर्नल हैं, अपनी बेटी की शादी किसी खानदानी रसूखदार परिवार में करना चाहते हैं। उनके लिए पैसा, नौकरी इतना मायने नहीं रखता जितना कि माता पिता और ख़ानदान। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दामोदर दास जी स्तब्ध रह गए। दीपक की आवाज़ में दर्द था, मगर उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। तो तुम चाहते हो कि मैं? दीपक की आंखें भर आईं। मैं राधिका से शादी करना चाहता हूँ। वह भी मुझसे प्यार करती है, पर उसके पिता मानेंगे तभी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता बनकर राधिका के परिवार से मिलें। बस एक बार उनके सामने मेरे परिवार की भूमिका निभाएं। मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपको इसके लिए 10,000 एडवांस दूंगा। सुनकर दामोदर दास जी का दिल धक से रह गया। पर सच्चाई ये भी थी कि अब उनके पास घर नहीं था, कमरा नहीं था, चूल्हा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। फिर उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है बेटा, अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हारा जीवन संवर सकता है तो मैं ये भूमिका निभा लूँगा। सुनते ही दीपक के चेहरे पर राहत पसर गई। तभी दीपक का फ़ोन बजा। राधिका, उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से एक घबराई हुई आवाज़ आई, दीपक, तुमने कुछ किया या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कहीं और तय हो जाए। दीपक ने दामोदर दास जी की ओर देखा, जिनका चेहरा अब उसके लिए एक सल बन चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, राधिका, चिंता मत करो, मैंने पिता का इंतज़ाम कर लिया है। हम जल्द ही तुम्हारे पापा से मिलने आएंगे। राधिका को अपने पिता के स्वभाव का अच्छे से अंदाज़ा था। अनुशासन प्रिय, सवालों से भरे और किसी भी झूठ को तुरंत भांप लेने वाले। इसलिए उसने दीपक से कहा, ठीक है, तो कल मैं आती हूँ। हम एक बार रिहर्सल कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि पापा के सामने कोई गलती हो और बात बिगड़ जाए। दीपक ने सहमति में सिर हिलाया। दामोदर दास जी दीपक के घर में ही ठहरे थे। घर अच्छा खासा बड़ा था। खाना पकाने के लिए एक नौकर था। उस शाम जब दीपक और दामोदर दास जी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खा रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। राधिका थी। उसने साधारण सलवार सूट पहन रखा था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो प्यार और उम्मीद से जगमगा रही थी। उसने दामोदर दास जी की ओर देखा और बिना झिझक के उनके पैर छू लिए, जैसे वह सचमुच उनकी बहू हो। दामोदर दास जी एक पल के लिए ठिठक गए और आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो बेटी। रिहर्सल शुरू हुई। राधिका ने सवालों की लिस्ट बना ली थी। आपका नाम? आप क्या करते हैं? दीपक की स्कूलिंग कहाँ से हुई? आपका पैतृक घर कहाँ है? हर सवाल का जवाब रटा गया, लेकिन दिक्कत थी, दामोदर दास जी बार बार दीपक को सौरभ कहकर बुलाने लगते। दीपक और राधिका एक दूसरे की ओर देखते और हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। कभी कभी तो दामोदर दास जी की खुद की भी हंसी छूट पड़ती। अरे अंकल, मैं दीपक हूँ, सौरभ नहीं। बुढ़ापा है ना बेटा, बुढ़ापा है ना बेटा, आदतें आसानी से नहीं बदलती। दामोदर दास जी बोले और फिर हंसने लगे। वैसे बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अंकल नहीं। तीनों जन इष्ट पर ठाके लगाकर हंसने लगे। रिहर्सल के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि दामोदर दास जी की बातें इतनी सच्ची और भावुक हो जाती कि दीपक और राधिका चुप होकर सुनने लगते। बीच बीच में अपनी असल ज़िंदगी के बारे में बताने लगते तो भावुक हो जाते। दीपक और राधिका को भी दामोदर दास जी के दर्द की गहराई का अंदाज़ा हो गया था। उन्हें रोते देखकर राधिका उनके आंसू पोंछने लगती तो दीपक स्नेह से उन्हें गले लगा लेता। रिहर्सल के बाद राधिका ने सुझाव दिया कि दामोदर दास जी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे जाएं।
दीपक और दामोदर दास जी ने सहमति जताई और तीनों पास के बाजार की ओर निकल पड़े। एक शोरूम में उन्होंने दामोदर दास जी के लिए 2-3 जोड़े कुर्ता पायजामा और एक जोड़ी चप्पल चुनी। पहनकर देखा तो दीपक और राधिका एक स्वर में बोले उठे, ये हुई ना बात। दामोदर दास जी ने शीशे में खुद को देखा और मुस्कुराए। बाजार में काफ़ी वक्त बीत गया। कपड़े खरीदने के बाद सब एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। तीनों साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। एक परिवार जैसा माहौल बना हुआ था। अगली सुबह सब तैयार थे। राधिका ने फ़ोन करके बताया कि उसके पिता शाम 5 बजे घर पर मिल सकते हैं। दीपक घबराया हुआ था, अगर कुछ गलत हुआ तो, अगर किसी तरह सारी पोल खुल गई तो। दीपक ने रास्ते में कहा, मगर दामोदर दास जी ने उसका कंधा थपथपाया। उन्हें स्वयं पर पूरा विश्वास था। राधिका ने घर का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर आने को कहा। कर्नल साहब अपनी पत्नी के साथ बाहर आए। उन्होंने दीपक और दामोदर दास जी को गौर से देखा और बोले, अच्छा तो आप हैं दीपक के पिता, आइए अंदर आइए। बातचीत शुरू हुई। कर्नल साहब ने दीपक की नौकरी और भविष्य की योजनाओं के बारे में सवाल किए। फिर दामोदर दास जी की ओर मुड़कर पूछा, तो मिस्टर दामोदर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या करते थे, कहाँ से हैं आप, जैसा तय किया गया था। दामोदर दास जी वैसे ही बताने लगे। जी कानपुर से, वही एक जनरल स्टोर चलाता था। अच्छा खासा कारोबार था, बहुत मेहनत से खड़ा किया था। लेकिन फिर दीपक की नौकरी इस शहर में लगी, खूब अच्छा पैसा कमाने लगा। तो उसने कहा, पापा अब अकेले मत रहिए, मेरे पास आ जाइए। दीपक की माँ तो बहुत पहले चली गई थी, तब से बस मैं और दीपक वहाँ रहते हुए सब कुछ था। बस बेटे का साथ नहीं था, इसलिए व्यापार छोड़कर मैं यहाँ आ गया, अपने प्यारे बेटे के पास। दीपक के कंधे पर हाथ रखते हुए दामोदर दास जी बोले। ये सुनकर दीपक और राधिका ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्हें यकीन न हो कि सब कुछ इतना सही जा रहा है। कर्नल के हर सवाल का जवाब दामोदर जी ने इतने आत्मविश्वास और सलीके से दिया कि कर्नल साहब प्रभावित हुए। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक बनावटी रिश्ता है। उन्होंने दीपक की तारीफ़ की, उसकी मेहनत की कहानियाँ सुनाई और ये जताया कि वे अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद दीपक और दामोदर दास जी ने विदा ली। बाहर निकलते वक्त राधिका ने दामोदर दास जी का हाथ धीरे से थामा और फुसफुसाई, पिताजी आपने आज सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा भी दिल जीत लिया। दामोदर दास जी की आंखें नम थीं। वह अब अभिनय नहीं कर रहे थे, वह खुद को एक पिता की जगह ही देख रहे थे, जो अपने बेटे के साथ खड़ा था। उनके जाने के बाद कर्नल साहब ने राधिका की ओर देखा और बोले, बेटी तुम्हारा फैसला क्या है। पापा, मुझे दीपक और उनके पिता पर पूरा भरोसा है, राधिका बोली। राधिका की माँ को भी दीपक पसंद आया। कुछ देर बाद उन्होंने दामोदर दास जी को फ़ोन करके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। राधिका और दीपक को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जीवन की सबसे कठिन जंग जीत ली हो, लेकिन ये तो केवल पहली बाजी थी। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। शादी 1 महीने बाद की तारीख तय हुई। विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। दीपक और राधिका ने इवेंट ऑर्गेनाइज़र की मदद से बारातियों का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन शादी से 2 हफ्ते पहले एक रात दामोदर दास जी को बहुत थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। सोचा था थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन रात को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर उल्टियाँ। दीपक ने देर न करते हुए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और तुरंत पास के अस्पताल की ओर निकल पड़ा। इमरजेंसी में दाखिल करते वक्त उसका चेहरा पीला पड़ गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया, दवाइयाँ दी और थोड़ी देर में हालत संभलने लगी। दीपक पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहा। अगले दिन सुबह जब दामोदर दास जी की हालत स्थिर हो गई, डॉक्टरों ने उन्हें घर भेजने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर ने खान पान का खास ध्यान रखने को कहा। दीपक ने सिर हिलाया और दामोदर दास जी को सहारा देकर घर लेकर आया। घर पहुंचकर भी उसने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उनके लिए कुछ न कुछ बनाकर लाता।
कभी गर्म सूप, कभी हल्की खिचड़ी दामोदर दास जी को अपने हाथों से खिलाता, जैसे कोई बेटा अपने पिता की सेवा करता हो। उस दिन दोपहर को राधिका दामोदर दास जी की हालचाल पूछने आई। वह दीपक की ओर देखकर बोले, दीपक तो रात भर अस्पताल में मेरे सिरहाने बैठा रहा, एक पल के लिए भी नहीं हिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना अपनापन देगा। तभी दीपक ने मजाक में कहा, अरे अंकल जी, आप ठीक होंगे तभी तो हमारी शादी हो पाएगी। उसकी बात पर तीनों हंस पड़े। अनजाने में ही सही, 3 अनजान लोग एक परिवार बन गए थे। दामोदर दास जी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। दीपक और राधिका ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी की तैयारियां फिर से गति पकड़ने लगीं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार दीपक और राधिका और दामोदर दास जी ने दिल थाम कर किया था। शादी का दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद हर कहानी को उसकी अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। जयमाला से कुछ देर पहले लड़की वालों में से अचानक एक सज्जन, जो पलवल से ही थे, अचानक दामोदर दास जी की ओर देखने लगे और बार बार आंखें मिचमिचाकर उनकी ओर देखते रहे, जैसे कोई भूली हुई तस्वीर जहन में उभर रही हो। उन्होंने अपने पास खड़े कर्नल रघुवीर सिंह से कहा, क्या आप जानते हैं ये बुजुर्ग कौन है? तो कर्नल ने कहा, अरे मिश्रा जी, यही तो हैं दामोदर दास जी, दीपक के पिता। कानपुर में रहते थे, पहले जनरल स्टोर संभालते थे, अब दीपक के साथ ही रहते हैं। सुनकर हैरान रह गए मिश्रा जी और धीरे से कहा, बिल्कुल नहीं, जो बूढ़ा आदमी दूल्हे का पिता बनकर यहाँ बैठा है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह कानपुर में नहीं, पलवल में रहते हैं। वो कोई जनरल स्टोर वाले नहीं हैं। एक छोटी सी किराना दुकान हुआ करती थी कभी इनकी, अब तो वह भी नहीं है। बहुत साल पहले की जान पहचान है मेरी। उनके बेटे का नाम तो सौरभ है और वह शादीशुदा है। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? लो, मैं क्यों करने लगा मजाक? यकीन ना हो तो पूछ लो, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कर्नल की भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा एकदम सख्त हो गया। वो बिना देर किए मंडप में पहुंचे। जयमाला शुरू होने ही वाली थी कि एक कड़कड़ाती आवाज़ से सबके दिल कांप उठे। 1 मिनट, यहीं रोक दो सब कुछ। दीपक घबरा गया। क्या क्या हुआ अंकल? कर्नल की आवाज़ तेज हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? और ये आदमी अंकल? मैं आपको सब आराम से बताता हूँ, दीपक ने कांपती आवाज़ में कहा। कर्नल ने राधिका की ओर देखा, जिसकी आंखें दबदबा गई थीं। मंडप में सन्नाटा था। मेहमानों की नज़रें दामोदर दास जी, दीपक और राधिका पर टिक गईं। राधिका की आंखें नम थीं और दीपक का चेहरा ऐसा था जैसे उसका सारा संसार डूबने वाला हो। शादी जो कुछ ही पलों पहले खुशियों का उत्सव थी, वह अब कैंसिल होने की कगार पर थी। दामोदर दास जी ने एक गहरी सांस ली। उनका मन चाहता था कि वह वहां से भाग जाएं, मगर उनकी आंखों में दीपक और राधिका का रुआसा चेहरा बार बार उभर रहा था। वह आगे आए और कर्नल साहब की ओर देखते हुए शांत मगर दृढ़ स्वर में बोले, कर्नल साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ सच बताता हूँ। कर्नल साहब ने गुस्से से कहा, सच? अब क्या सच बचा है? आपने हमें धोखा दिया, मेरी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। दामोदर दास जी ने सिर झुकाया, मगर उनकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। भाई साहब, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक रिश्ते को बचाने की कोशिश की। दीपक मेरा सगा बेटा नहीं है, ये सच है, लेकिन सगे से भी बढ़कर है मेरे लिए। मैंने उसे और उसने मुझे अपनाया है दिल से। उन्होंने दीपक की ओर देखा, उनकी आंखें नम हो गईं। ये लड़का अनाथ है, इसने अपनी मेहनत से ज़िंदगी बनाई। इसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, राधिका के साथ ज़िंदगी बिताने की। और मैं एक ऐसा बाप हूँ जिसे अपने खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिली। मेरे अपने बेटे ने मुझे ठुकरा दिया, मगर इस लड़के ने मुझे इज्जत दी, मुझे पिता का दर्जा दिया। मंडप में सन्नाटा छा गया। दामोदर दास जी की आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि मेहमानों की आंखें नम होने लगीं। उन्होंने कर्नल साहब की ओर देखा और आगे बोले, भाई साहब, मैंने आपसे झूठ बोला, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मगर ये झूठ मैंने आपको धोखा देने के इरादे से नहीं, इन दोनों बच्चों की खुशी के लिए बोला। दीपक से अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। राधिका और दीपक एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका प्यार सच्चा है और इसी कारण आज मैं इनके लिए खड़ा हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मगर इन बच्चों की खुशी मत छीनिए। राधिका, जो अब तक चुप थी, आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में दृढ़ता। पापा, अंकल ने जो किया
वह मेरे और दीपक के लिए किया और हमारे कहने पर किया, क्योंकि दीपक और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप दीपक को मुझसे अलग करेंगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। कर्नल साहब का चेहरा अब भी गुस्से से सख्त था, मगर उनका दिल अब पिघल रहा था। राधिका की माँ ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोली, देखिए दामोदर भाई साहब की बातों में सच्चाई है, और राधिका हमारी बेटी की खुशी ही तो हमारी ज़िंदगी है। कर्नल साहब काफ़ी देर तक यूं ही बैठे रहे, फिर एक फ़ैसला लेकर अचानक खड़े हुए और बोले, दामोदर दास जी, आपने जो किया वह गलत था, मगर आपकी बातें और इन बच्चों के प्यार ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं राधिका की खुशी के लिए हाँ कहता हूँ, मगर ये मेरी आखिरी चेतावनी है कि आगे कोई झूठ नहीं। मंडप में खुशी की लहर दौड़ गई। राधिका ने अपनी माँ को गले लगाया और दीपक ने दामोदर दास जी की ओर खुशी से देखा। उनकी आंखें नम थीं, मगर चेहरा गर्व और सुकून से चमक रहा था। जयमाला की रस्म फिर से शुरू हुई और शादी बड़े धूमधाम और हंसी खुशी से संपन्न हुई। शादी के बाद राधिका दीपक की दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई। दीपक का घर अब प्यार और हंसी से गूंज रहा था। राधिका को घर आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन तीसरे दिन की सुबह जब राधिका अपने कमरे से बाहर आई, उसकी नज़र दामोदर दास जी के कमरे की ओर गई। दरवाज़ा खुला था और कमरा खाली। उसका दिल धक से रह गया। दीपक, उसने घबराते हुए आवाज़ दी। दीपक दौड़कर आया, यहाँ वहाँ देखा, लेकिन दामोदर दास जी कहीं नहीं थे। बिस्तर पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा और कुछ पैसे रखे थे। दीपक ने कांपते हाथों से कागज़ उठाया और पढ़ा, बेटा दीपक, बेटी राधिका, ये वही 10,000 हैं जो तुमने मुझे पिता का किरदार निभाने के लिए दिए थे, मगर मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ बिताए इन कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा सुकून मिला जैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। तुमने मुझे वो इज़्ज़त और प्यार दिया जो मैंने अपने घर में खो दिया था, मगर अब मुझे जाना होगा। मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू हुई है, इसे खुलकर जियो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दामोदर दास राधिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। पिताजी, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। उसकी आवाज़ काँप रही थी। दीपक के सीने में एक तीखा दर्द जाग गया, वही दर्द जो उसने अनाथ होने की सज़ा के रूप में बरसों झेला था। नहीं राधिका, उसने दृढ़ स्वर में कहा, वह ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बिना देर किए दीपक और राधिका उन्हें ढूंढने निकले। उन्होंने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह देखा, पर वह नहीं मिले। आखिरकार उन्हें दामोदर दास जी शहर के बाहरी छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे मिले, चेहरा उदास मगर शांत। पिताजी, दीपक की आवाज़ में दर्द और राहत का मिश्रण था। वो और राधिका उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? दामोदर दास जी ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखें नम थीं। बेटा, तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खो दी थी। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई, मगर मैं अब एक बूढ़ा आदमी हूँ। मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता। राधिका की आंखों से आंसू टपक रहे थे। पिताजी, आप बोझ नहीं, हमारी ताकत हैं। हम आपको ज़िंदगी भर अपने पिता के रूप में चाहते हैं। हमारे घर में आप नहीं होंगे तो वो घर सूना होगा। दीपक की आवाज़ भीग गई। पिताजी, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कभी कोई अपना नहीं था, मगर आपने मुझे वह प्यार और दुलार दिया जिसके लिए मैं उम्र भर तरसता रहा। मुझे और राधिका को आपकी ज़रूरत है, हम आपके बिना अधूरे हैं। दामोदर दास जी की आंखें भर आईं। दीपक और राधिका उन्हें अपने साथ रखने को तड़प रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई पराया मुझे इतना अपना मानेगा। उनकी आवाज़ कांपने लगी। राधिका ने उनके हाथ थामे और बोली, पिताजी, पराए नहीं, हम आपके अपने हैं। अब घर चलिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार वे मान गए। दीपक और राधिका ने उन्हें गले लगाया और फिर वे सब एक साथ घर लौट आए। लेकिन अगले ही दिन दीपक के घर में एक अनजानी दस्तक हुई। राधिका ने दरवाज़ा खोला और सामने सौरभ खड़ा था। उसका चेहरा उदास था और आंखें पछतावे से भरी। पिताजी, क्या पिताजी यहाँ हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा।
राधिका ने उसे अंदर बुलाया। दामोदर दास जी उस वक्त घर के छोटे से लॉन में दीपक के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। सौरभ को देखते ही वह ठिठक गए। सौरभ, उनकी आवाज़ में आश्चर्य और दर्द का मिश्रण था। सौरभ उनके कदमों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको ठुकराया। आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलते चुपचाप देखता रहा। मगर जब आप घर छोड़कर गए तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया। दामोदर दास जी की आंखें नम हो गईं। सौरभ की आंखों से आंसू टपक रहे थे। पिताजी, मैं गलत था। प्रिया को भी अपने किए का पछतावा है। बंटी हर रोज़ आपके बारे में पूछता है। पिताजी ने सौरभ की ओर देखा और बोले, सौरभ, तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे हमेशा प्यार करूँगा, मगर मैं अब यहाँ अपनी नई दुनिया बसा चुका हूँ। उन्होंने दीपक और राधिका की ओर इशारा किया। ये दोनों में बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इन्होंने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, मैं इनके बिना अधूरा हूँ। लेकिन सौरभ ने फिर से मनाने की कोशिश की। पिताजी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज़ घर चलिए। मगर दामोदर दास जी ने सिर हिलाया। नहीं सौरभ बेटा, अब मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, मैं बंटी से मिलने ज़रूर आऊँगा और हमेशा आता रहूँगा। मगर मेरा घर अब यही है। मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटा, बस लौटकर जाना नहीं चाहता वहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं। अब जहाँ सम्मान मिला है, आखिरी सांसें भी वही लूँगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दामोदर दास जी ने जो फ़ैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया।